हेलो स्टूडेंट्स, हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग। अपना पिछला चैप्टर समाप्त हो चुका है ना। कुछ चैप्टर्स हो गए, अब तो आपके 3-4 चैप्टर लगभग पूरे हो चुके हैं। अगला चैप्टर अपन लेंगे अब क्रम व श्रेणियां, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, क्रम व श्रेणियां। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं S&P, क्रम व श्रेणियां। इसका एक भाग समांतर श्रेणी वाला अपन 11वीं क्लास में, तो 10वीं क्लास में सब लोग पढ़ के भी आ चुके होते हैं। हो सकता है किसी किसी ने नाम भी पढ़ा हो, कुछ बोर्ड में होता है और कुछ बोर्ड में नहीं होता है। समांतर श्रेणी अधिकांश विद्यार्थियों का 9वीं क्लास में या 10वीं क्लास में पढ़ा हुआ टॉपिक होता है। तो इस क्रम व श्रेणी चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले, पहले उसकी बात करें। इसके अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AP। समांतर श्रेणियां, कौन सी श्रेणी? समांतर श्रेणी, जिसकी मैं बात कर रहा था कि आप लोग पढ़ के भी आए हुए होंगे। दूसरा अपन पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन कहेंगे GP। कुछ सवाल अपने पास इसके आ भी चुके थे, अपन पिछले चैप्टर में देख रहे थे। कई बार कुछ हल करते वक्त आ रहा था कि दिए गई संख्याएं ABC या दिए गए अवयव ABC कौन सी श्रेणी में है, AP में, GP में या HP में। हल करके अपने को पता भी चल रहा था, है ना। ये वही चीज चल रही है। इसको हिंदी में कहेंगे गुणोत्तर श्रेणी। थर्ड अपन पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, HP शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे इसको हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी, 3 तो अपन ये श्रेणियां पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी एवं हरात्मक श्रेणी। एक मिश्रित रूप में आएगी, इन्हीं के 2 के पहले और दूसरे के, वो होगी अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे अपन AGP, समांतर गुणोत्तर श्रेणी। समांतर गुणोत्तर श्रेणी AGP। 5वां मिश्रित प्रकार की श्रेणियां होती है, मिक्स्ड सीरीज जिसको कहा जाता है, मिक्स्ड सीरीज। मिश्रित श्रेणी। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, ये वाला टॉपिक। शॉर्ट फॉर्म में अपन कहेंगे AM, GM, HM। समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य अर्थात अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन व हार्मोनिक मीन। और लास्ट में कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम्स अपन लेंगे, कुछ टिपिकल या मिक्स्ड प्रॉब्लम्स अपन सबसे लास्ट में लेंगे। सबसे पहले अपन चैप्टर में शुरुआत कहाँ से करेंगे? फिर अपन अब समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी से शुरुआत करते हैं। देखिए, बेसिक डेफिनेशन जो होती है समांतर श्रेणी की, वो क्या होती है? यदि कुछ संख्याएं इस रूप में दी हो कि उनके बीच का अंतर अचर चल रहा हो, कुछ संख्याएं ऐसी हो कि उनके बीच का अंतर अचर चल रहा हो, तो वो जो संख्याएं होंगी वो एक क्रम बना रही होंगी, एक श्रेणी बना रही होंगी, जिसको हम कहेंगे समांतर श्रेणी। जैसे मैंने बोला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये क्रम में जा रहे हैं और इन सब के बीच का जो अंतर है ना, वो अंतर कितना है? 1, 1, 1, 1। आप सभी को अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, ऐसे करके देखेंगे तो सबका अंतर कितना आ रहा होगा? 1, 1, 1 आ रहा होगा, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 3, 6, 9, 12, इस तरह से, तो इनके बीच में अंतर कितने का चल रहा है? 3, 3 का चल रहा है। इस तरह की जो संख्याएं होंगी ना, इस तरह के जो क्रम होंगे ना, इस तरह की जो श्रेणी होगी ना, अपन इसको क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, तो अब समांतर श्रेणी को दर्शाने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? अपन पहले उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को लिखते हैं ना। AP का समांतर श्रेणी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है या जनरल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ AP।
एपी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, इस तरह से। जहां पर ये ए क्या है, ये ए प्रथम पद है, ए इज फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। ये डी क्या है, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। हिंदी अंग्रेजी दोनों के शब्द लिखते चलिएगा। सारवंतर, डी क्या कहलाता है, सारवंतर। तो ये ए और डी, अब ये सारवंतर कैसे मिलता है, ये जो डी होता है ना, ये मिलता है T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 एंड सो ऑन, इस तरह से। ये T2 मतलब क्या है, दूसरा पद। T1 मतलब क्या है, पहला पद। तो ये कौन हुआ इसका पहला पद, ये कौन हुआ इसका दूसरा पद, ये कौन हुआ तीसरा पद, ये कौन हुआ चौथा पद। ऐसे पद मिलते जा रहे हैं। जो सीरीज बन रही है, जो श्रेणी बन रही है, वो एक समांतर श्रेणी है। मुझे कैसे पता लगेगा, पता करने के लिए हम सार्वंतर को देखेंगे। सार्वंतर दूसरा माइनस पहला करने पर डी आ रहा है, तीसरा माइनस दूसरा करने पर भी घटाएंगे तो डी आ रहा है, चौथा माइनस तीसरा घटाने पर भी डी आ रहा है। यदि सार्वंतर अचर आता है, अचर आता है, एक कांस्टेंट आता है, तो वो जो सीरीज बन रही होगी वो क्या बन रही होगी, एक एपी बन रही होगी। जहां पर ये ए क्या कहलाएगा, प्रथम पद, और डी क्या कहलाएगा, सार्वंतर। तो डी के लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं कि डी ज्ञात करने के लिए अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, इससे आपको क्या मिल जाएगा, डी का मान मिल जाएगा। और अगर ये कांस्टेंट आ रहा होगा तो एपी भी बन रही होगी। ये तो बात हुई इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट की कि एपी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसी दिखाई देती है। अब यहाँ जब डी आया है तो डी के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लें। ये जो डी सार्वंतरी घटाने पे तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। तो क्या होगा, अपन उसकी बात करें कि जब डी पॉजिटिव हो या डी नेगेटिव हो या डी जीरो हो तो क्या होता है या क्या कहा जाता है। देखिए, मान लीजिए आप अगला पद माइनस पिछला पद घटा रहे हैं और सार्वंतर प्राप्त कर रहे हैं और आपको मिल रहा है इफ डी ग्रेटर देन जीरो। डी कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, धनात्मक मिल रहा है, डी ग्रेटर देन जीरो। तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग एपी, एक वर्धमान एपी मिलेगी आपको। कौन सी एपी मिलेगी, वर्धमान एपी मिलेगी, एक बढ़ते हुए क्रमों की एपी मिलेगी। इफ डी लेस देन जीरो, डी नेगेटिव आया तो आपको एक डिक्रीजिंग एपी मिलेगी, हासमान एपी आपको मिलेगी, घटते हुए पदों की एपी आपको प्राप्त होगी। और इफ डी जीरो आया, अब क्या होगा, डी जीरो, ये कौन सी बात कर रहे हैं, डी जीरो तो तभी संभव था जब अगला पद माइनस पिछला पद करने पर दोनों के दोनों पद समान होकर के जीरो आंसर दे रहे हो। तो डी जीरो तो तभी संभव है। तो क्या होगा, डी जीरो हुआ तो हमें क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट एपी मिलेगी, अचर एपी मिलेगी। कैसे, उदाहरण समझिएगा। अगर मैं इसके लिए उदाहरण की बात करूं, जैसे क्रम दिए हुए हैं 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे चला जा रहा है। अब इसमें डी ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा, डी लिखेंगे 4 माइनस 2 कितना 2, डी लिखेंगे 6 माइनस 4 कितना 2। देखो आया कि नहीं आया, कांस्टेंट आया। और डी कैसा आया, पॉजिटिव आया। पर इसकी बात करें इस वाले में, डी नेगेटिव आएगा। डी नेगेटिव आएगा मतलब कैसी मिलेगी, घटती हुई। जो पद होंगे, जो संख्याएं होंगी वो घटते हुए जा रही होंगी, जैसे 3, ठीक है। फिर अगला मैंने लिखा 2 1 0 -1 -2 -3, कुछ इस तरह से मिल रहा है। अगर ऐसा मिल रहा होगा तो भी एपी कैसी होगी, डिक्रीजिंग। कैसे मिलेगा, डी 2 - 3 कितना -1, डी 1 - 2 कितना -1, डी -1 - 0 कितना -1। देखो डी नेगेटिव आया कि नहीं आया। दोनों बातें हैं, यदि घटते हुए पदों की है, घटती हुई संख्याओं में है तो डी नेगेटिव आएगा। उल्टा डी नेगेटिव है तो घटती हुई एपी जा रही होगी, डी पॉजिटिव है बढ़ती हुई एपी जा रही होगी। और इसके लिए क्या लिखेंगे अपन, जैसे मान लीजिए 2 2 2 2 2 2,
भाई ये कोई सीरीज है क्या? हाँ, क्रम में लिखे हुए हैं, तो ये सबके सब क्या हो गए? अचर पद हो गए, कांस्टेंट हो गए। अब डी कितना आएगा? 0 आएगा। ये ध्यान रखें, डी पॉजिटिव आ रहा है, एक बढ़ते हुई संख्याओं के रूप में एपी मिलेगी। डी नेगेटिव आ रहा है, एक घटती हुई संख्याओं के रूप में एपी मिलेगी। डी 0 आ रहा है, मतलब जो पद हैं वो सारे के सारे समान हैं, अचर पद हैं, कांस्टेंट एपी है। ठीक है, तो ये तो हुई बात स्टैंडर्ड एपी के फॉर्मेट की और डी की। अब जो पद है वह कैसे ज्ञात करेंगे, अपन उसकी बात करते हैं। आगे लिखते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी। जनरल टर्म ऑफ एपी, समांतर श्रेणी का व्यापक पद। समांतर श्रेणी का व्यापक पद, वह कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसकी बात करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट था ना, अपन उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट से शुरुआत करते हैं। वह था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, और ऐसे चलता जा रहा था। ठीक है, अब अगर इस पे ध्यान दो, ये पहला पद था t1, ये दूसरा पद था t2, ये तीसरा पद था t3, ये चौथा पद t4, ये पांचवा पद t5, ऐसे चलते चलते अंत में यहाँ आ रहा होगा tn, nवा पद। वो जो nवा पद होगा वो अपना व्यापक पद बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, पहले पद में d का गुणांक क्या है? बोले d है ही नहीं यहाँ, कोई बात नहीं। दूसरे पद में d का गुणांक क्या है? 1। तीसरे पद में d का गुणांक 2। चौथे पद में d का गुणांक 3। पांचवें पद में d का गुणांक 4। तो nवें पद में d का गुणांक n-1। तो n-1 क्या बन जाएगा? d का गुणांक बन जाएगा। मिल गया फॉर्मूला, nवा पद मिल गया। तो जनरल टर्म क्या हुआ? Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। बिल्कुल कोई ज़्यादा फालतू दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, लॉजिक से बहुत इजीली मिलता है। दूसरे पद में d का गुणांक 1 होता है, तीसरे में d का गुणांक 2, चौथे में d का गुणांक 3, तो nवें में d का गुणांक n-1। अब आप इसमें n बराबर 1 रखो, पहला मिलेगा t1, n बराबर 2 रखो t2, n बराबर 3 रखो t3, n बराबर 4 रखो t4, ये मिलता जाएगा। ये हुआ इसका व्यापक पद। इसको लास्ट टर्म भी कहा जाता है कभी कभी, Tn और L। L का मतलब क्या हुआ? लास्ट टर्म, अंतिम पद। तो इसको कभी कभी Tn की जगह L भी लिख दिया जाता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ये बन गया n पद, nवा पद। अब अगर आपको योग ज्ञात करना है तो वो कैसे मिलेगा, अपन उसकी भी बात कर ले। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। Sm इक्वल टू a प्लस, अगला पद होगा a प्लस डी, अगला पद होगा a प्लस 2d, और इसे चलते चलते कहाँ तक? a प्लस n-1 इंटू डी तक। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के दो मेथड है, दोनों मेथड ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये कुल मिलाकर के जो पद हैं वह कितने पद हैं? ये टोटल पद कितने हैं? n पदों का योग है ना, टोटल पद कितने हो गए? n। कुल पद n है, तो ये a कितनी बार आएगा? या a n बार आएगा, प्लस अब जो बचा वो बचा d प्लस 2d प्लस 3d से लेकर के n-1 इंटू डी तक बच गया। ठीक है, Sn, n इंटू a, d को कॉमन निकाले, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कहाँ तक जा रहा है? n-1 तक जा रहा है। अब अगर इस पे ध्यान दिया जाए 1 2 3 4 पे, तो ये होता है n-1 पदों का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर आपको याद हो छोटी क्लासेस से, तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 टू n, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अब उसमें n की जगह कितना रखना है? n-1। इसका 1 2 3 से लेकर के कहाँ तक जाना है मुझे? n-1 तक। n-1 इंटू n अपॉन 2 हो जाएगा। अगर ये याद है तो ये बात समझ में आएगी, ये n प्राकृतिक संख्याओं का योग है, ये n-1 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो अगर हम इसको यहाँ रखेंगे, ये आएगा na प्लस डी n-1 इंटू n अपॉन 2। हल कर लेते हैं इसको, कितना आ गया? ये
एन ए प्लस 1/2 डी इंटू एन माइनस 1, ऐसा। एलसीएम लो, सॉल्व करो इसको, तो ये एस एन इक्वल टू आएगा 2na प्लस डी इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। इसको अरेंज करना है और इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारा एक व्यवस्थित सही तरीके से सूत्र बन जाए, एक फॉर्मूला बन जाए। तो इसको अरेंज करें, इसमें से क्या n/2 पूरा कॉमन आ रहा है, बिल्कुल ये आ गया n/2 कॉमन निकल के आ गया, ठीक है। n/2 अपने पास कॉमन निकल के आ गया, क्या बचेगा यहाँ पर 2a, n तो ऊपर से कॉमन निकाला, 2 नीचे से कॉमन निकाला, तो 2a प्लस यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू डी। यही होता है n पदों के योग का फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें, ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। योग का फॉर्मूला आया n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर मुझे 10 पदों का योग चाहिए ना, तो उसको ऐसा लिखा जाता है S10। कितने पदों का योग चाहिए, 10 का, तो उसको क्या लिखा जाएगा S10। S10 का मतलब हुआ n की जगह क्या रख दो 10, तो 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ये होता है इसका अर्थ। SN लिखने का मतलब 10 पदों का योग, तो n की जगह 10 रख दो। एक मेथड तो ये होता है n पदों के योग को ज्ञात करने का। क्लियर है इतनी बात उसके लिए, लेकिन अपने को ये मालूम होना चाहिए। अब अगर यह नहीं मालूम होगा तो फिर कैसे आता है, तो दूसरे मेथड पर आते हैं, मेथड 2। देखिए दूसरा मेथड, उसके लिए एक बार पहले एक छोटा सा उदाहरण समझिएगा। शुरू में जब मान लीजिए 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना था, तो ज्ञात करने का जो मेथड निकाला गया वो क्या निकाला गया कि इनको दोबारा लिखो, लेकिन कुछ इस तरह से लिखो, घटते हुए। पहले एक बार बढ़ते हुए 100 तक लिखा गया और फिर घटते हुए लिखा गया 1 तक, और फिर दोनों को जोड़ दिया गया, तो कितना हो जाएगा 2s। अब हर पद को जोड़ो, 1 प्लस 100 101, 99 प्लस 2 101, 98 प्लस 3 101, ऐसे करके करके 101 आएगा। और 101 कितनी बार आएगा, 101 जो होगा वो कितनी बार आएगा, जितने पद होंगे उतनी बार आएगा। कितनी बार आ रहा है, 100 बार, तो हो जाएगा 2s बराबर 101 कितनी बार, 100 बार। तो ये s हो जाता है 101 इंटू 100 अपॉन 2। यहीं से वो फॉर्मूला भी आपके पास बन जाता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, जो कि अपन ने यूज करा था। अब यही विधि अपन अपने वाले मेथड के लिए लगाएंगे। अपन जो योग ज्ञात करना चाहते हैं उसमें लिखेंगे a, दूसरा पद a प्लस b प्लस a प्लस 2d प्लस चलते चलते कहाँ तक, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक। बढ़ते हुए में लिखा है एक तरह से, d पॉजिटिव है तो आप कैसे लिखेंगे, रिवर्स में लिखेंगे। तो s बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, और ऐसे चलते 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 लास्ट में अपन लिखेंगे यहाँ पर a प्लस d प्लस a। अब जोड़ दो इनको सब, अब जब सबको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, इधर मिलेगा 2s, इधर कितना आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a, ये कितना आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पहला पद ध्यान से देखना, प्लस। अब इन दोनों को जोड़ेंगे दूसरे दूसरे को, a और a 2a प्लस n माइनस 2 प्लस 1, n माइनस 2 प्लस 1, n माइनस 1, ये आया n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे तीसरा भी आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और अंतिम वाला भी देखो a और a 2a, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना ही आ रहा है। कितनी बार आया, ये जो डब्बा है, ये जो ब्रैकेट है बेटा, वो कितनी बार आ गया,
ये ऐसे चलते 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 बीच में डॉट 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 था आपके पास, चलते चलते कितनी बार आ गया, n बार। तो अपन क्या लिखेंगे, 2s इज इक्वल टू n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये 2 इधर ले जाए, क्या हो गया, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी के n पदों के योग का सूत्र बन गया। अगर किसी भी समांतर श्रेणी को दे दिया जाए, बता दिया जाए, तो उसके n पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो योग आ गया अपना, n पदों का योग अपने को मिल गया, 2 मेथड से अपने को फॉर्मूला मिल गया। उसी फॉर्मूले को एक नए रूप से और लिखे हैं, तो Sn था बेटा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस a को तोड़ दें, ये हो जाएगा n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a, एक a अलग से लिखना है अपने को, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से उस a को तोड़ा हमने, तो ये बन गया n बाई 2 a प्लस tn, या हम इसको कह सकते हैं n बाई 2 a प्लस l, प्रथम पद व अंतिम पद का योग इंटू n बाई 2। यह भी सूत्र हो जाएगा अगर पहले से आपको प्रथम पद और अंतिम पद दोनों पता हो। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि अभी अपन प्रूफ के समय भी लिख रहे थे, तो उनको याद ही कर लें। n प्राकृतिक संख्याओं का योग सिग्मा n वह होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सिग्मा का मतलब समझते हैं, सिग्मा का मतलब योग है ना, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ये n क्या है, n कोई ना कोई प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग सिग्मा n क्यूब, यह होता है सिग्मा n का होल स्क्वायर, अर्थात n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, मतलब जो n प्राकृतिक संख्याओं का योग आता है ना, उसी का वर्ग। और विषम का योग, n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग वह बन जाता है n स्क्वायर। ये अपने को याद रहने चाहिए, 4 फॉर्मूले महत्वपूर्ण है, यूजफुल है ना, जरूरत पड़ती ही रहेगी इसकी। तो ये सूत्र अगर दिमाग में रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज, जो समांतर श्रेणी है, जो एपी है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अपन उन प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं, लिख लेते हैं 1 बाय 1, फिर उन पर बेस्ड अपन कुछ सवाल लेंगे, उदाहरण लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। पहली प्रॉपर्टी, पहला गुणधर्म वो क्या है कि यदि समांतर श्रेणी के पदों में किसी अचर राशि, किसी पॉजिटिव अचर राशि को जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए या भाग दिया जाए, तो समांतर श्रेणी फिर से समांतर श्रेणी ही बनी रहती है, उस श्रेणी में बदलाव नहीं होता है। क्या लिखेंगे उसको अपन, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, एपी के पदों में यदि एपी के पदों में यदि कोई अचर राशि जोड़ी जाए, घटाई जाए, गुणा की जाए या भाग दी जाए, तो प्राप्त नई श्रेणी भी एपी ही होगी। जो प्राप्त नई श्रेणी है वो भी क्या होगी, एक समांतर श्रेणी एपी ही होगी। कैसे, उदाहरण से समझिएगा। आपको दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ध्यान से देखो, ये एपी है। कैसे पता चल रहा है कि ये एपी है, दूसरा पद माइनस पहला 2, तीसरा पद माइनस दूसरा पद 2, चौथा पद माइनस तीसरा पद 2, तो बार बार 2 2 2 2 आ रहा है। अगर ये 2 2 2 2 आ रहा है, सार्वंतर कांस्टेंट आ रहा है, तो ये क्या है, एक एपी है। ठीक है, अब इस एपी के पदों में कुछ जोड़ दें और कुछ घटा दें तो क्या फर्क पड़ेगा,
सपोज हमने वो अचर पद ले लिया एक, कितना लिया, सिर्फ एक या तीन ले लेते हैं, चलो एक से अजीब सा लग गया। तो 2 + 3, 4 + 3, 6 + 3, 8 + 3, ऐसे चलते चलते कहाँ तक चला जाएगा, 20 + 3 तक। तो जो सीरीज बनेगी बेटा वो क्या बनेगी, 5, 7, 9, 11, कहाँ तक, 23 तक। अब देखो क्या ये अभी भी एपी है, बिल्कुल है, कोई अंतर आया नहीं आया, पहले भी एपी थी अभी भी एपी है, 2 का अंतर अभी भी बना हुआ है। हमने कुछ घटा दिया, ये तो क्या करा था, 3 जोड़ा, अब क्या है 3 घटाएं, तो 2 - 3, 4 - 3, 6 - 3, 8 - 3, कहाँ तक, 20 - 3 तक। कितना आएगा बेटा, -1, 1, 3, 5, अगला 11 - 3, 10 - 3, 7, कहाँ तक, 20 - 3, 17 तक। देखो क्या अभी भी एपी है, बिल्कुल अभी भी एपी है। देखो -1, 1 के बीच का अंतर 2, 1 और 3 के बीच का अंतर 2, 3 और 5 के बीच का अंतर 2। तो हम क्या कह रहे हैं, कुछ जोड़ा जाए या कुछ घटाया जाए, सब में से तो श्रेणी में कोई बदलाव नहीं आता है, वो एपी की एपी ही बनी रहती है। गुणा करें, गुणा करें, जैसे हमने इसमें सबके अंदर 2 गुणा कर दिया, तो 2 × 2, 4 × 2, 6 × 2, 8 × 2, 10 × 2, और कहाँ तक चला जाएगा, 20 × 2 तक, है ना। अब क्या करें, 2 को गुणा करें, तो बेटा क्या मिलेगा, 4, 8, अगला 12, अगला 16, अगला 30, कहाँ तक जा रहा होगा बेटा, 40 तक। ध्यान से देखो अभी भी एपी है, अभी भी एपी है यार, 4, 8, 12, 16। अब सारवंतर बदल गया, सारवंतर में बदलाव आ गया। तो जोड़ने और घटाने पर तो सारवंतर में बदलाव भी नहीं आता है, लेकिन गुणा करने पर सारवंतर में बदलाव आ गया, लेकिन सीरीज तो वो की वही बनी रही। अपन ने क्या लिखा है, कोई अचर राशि जोड़ी जाए, घटाई जाए, भाग गुणा की जाए या भाग दी जाए तो प्राप्त नई श्रेणी भी एपी ही होगी। अच्छा, भाग देके भी देख लेते हैं, डिवाइड बाय 2, सब में किसका भाग दे दे, 2 का भाग दे दे, 2/2, 1, 2, 3, कहाँ तक, 10 तक। ये अभी तो एपी ही है, कोई अंतर कभी भी नहीं आया। अब सारवंतर बदल गया, बदलाव सारवंतर में आ रहा है गुणा भाग देने पर, बदलाव सारवंतर में भी नहीं, सारवंतर में भी नहीं आ रहा है जोड़ने घटाने पर, लेकिन सीरीज क्या बनी रहेगी, एपी की एपी ही बनी रहेगी। ये था अपना प्रॉपर्टी नंबर 1, पॉइंट नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, दूसरा गुणधर्म, वो क्या था, वो अपन पहले लिख चुके हैं। जो डी है वो पॉजिटिव या नेगेटिव या 0 हो सकता है, और इस पर अपने को एक बढ़ती हुई इंक्रीजिंग एपी मिलती है, ऐसे लिख सकते हैं, एक डिक्रीजिंग एपी मिलती है, और इस पर एक अचर एपी मिलती है। पॉइंट नंबर 3, अगर कुछ पद दिए हों और वो सबके सब समांतर श्रेणी में हो, एपी में हो, तो प्रारंभ व अंत से, सुनना ध्यान से, प्रारंभ व अंत से समान दूरी पर स्थित पदों का योग सदैव समान होता है, और वह योग प्रथम पद व अंतिम पद के योग के बराबर होता है। क्या है, पर उसको लिख लेते हैं पहले। एक दी गई एपी में प्रारंभ व अंत से समान दूरी पर स्थित पदों का योग सदैव अचर होता है, तथा यह योग प्रथम पद एवं, प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं, वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। अंतिम पद
के योग के समान होता है। एक दी गई एपी में प्रारंभ व अंत से समान दूरी पर स्थित पदों का योग सदैव अचर होता है और तथा यह योग प्रथम पद व अंतिम पद के योग के समान होता है। क्या लिखा है इस बात को समझिएगा। वही लेते हैं अपन जो अपन ने अभी लिया था। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 यह एक एपी में दिए गए पद हैं। प्रारंभ व अंत से समान दूरी का मतलब हुआ प्रारंभ से मैंने तीसरा पद ले लिया और अंत से भी मैंने तीसरा पद ले लिया। ठीक है, जो जोड़ा 6 + 16 कितना आया 24। प्रारंभ से मैंने चौथा पद लिया और अंत से भी मैंने चौथा पद लिया, उसको जोड़ा 8 + 14 कितना आया, ये 22 आएगा, ये भी 22 आएगा। मैंने प्रारंभ से पांचवा पद लिया और अंत से भी 1 2 3 4 पांचवा पद लिया, जोड़ा तो कितना आएगा 22 आएगा। अचर आ रहा है देखो। और ये सब के सब योग किसके बराबर है, प्रथम पद व अंतिम पद के योग के बराबर है। यही तो अपन लिख रहे हैं 2 + 20 = 22। तो प्रारंभ व अंत से समान दूरी पर पदों का योग सदैव अचर होता है और वो किसके बराबर होता है, प्रथम पद व अंतिम पद के योग के बराबर होता है। सीरीज कुछ ऐसी होती है, a + d a + 2d से चलते चलते a + n - 2 × d और लास्ट वाला a + n - 1 × d। तो प्रारंभ व अंत को जोड़ो, प्रारंभ व अंत को जोड़ो, कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा आपके पास a + a 2a + n - 1 + 1 n d। ठीक है, नहीं ये वाला तो n - 1 ही रहेगा, पहले को जोड़ा है ना, n - 1 × d। इसको और उसको जोड़ रहे हैं तो 2a + n - 1 × d। अब सेकंड लास्ट और इधर से दूसरे को जोड़ो, उधर से दूसरा इधर से दूसरा, a और a 2a + n - 2 + 1 n - 1 × d। देखो सेम ही तो आ रहा है, ऐसा नहीं कि संख्याओं में ही आएगा, सदैव आएगा। प्रारंभ से चौथा, अंत से चौथा, एक ही बात है, जोड़ने पर प्रथम पद व अंतिम पद के योग के बराबर ही आएगा। ये था अपना पॉइंट नंबर 3। फोर्थ प्रॉपर्टी है ना, चौथा पॉइंट लेते हैं अपन, वो है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, यदि सम पद मानने हैं, सम पद मानने हैं तो कितने लेंगे अपन 2n, और विषम पद मानने हैं तो क्या लेंगे 2n + 1। जैसे किसी ने बोला कि भाई आपको एपी में 11 पद मानने हैं तो विषम हुए, एपी में 12 पद मानने हैं तो सम हुए। यदि आपको सम रूप में पद मानने हैं तो n को n नहीं लेना बल्कि क्या लेना है 2n लेना है। और यदि विषम रूप में पद मानने हैं, विषम संख्या में पद मानने हैं तो क्या लेना है 2n + 1। 3 पद एपी में अगर माने जाएंगे तो वो a - d a + d माने जाएंगे। 5 पद अगर एपी में मानने हैं तो वो माने जाएंगे a - 2d a - d a + d a + 2d। तो अगर आपको 3 पद एज्यूम करने हो तो उसको a - d a + d लें। 4 पद लेने हैं, 4 पद एपी में अगर मानने हैं तो क्या लेंगे a - 2d a - 3d a - d a + d a + 3d। ठीक है, अगर यहां पर देखा जाए तो कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है d का, यहां भी कितने का चल रहा है d का, और यहां कितने का चल रहा है 2d का। तो विषम संख्याओं में अगर हमें पद मानने हैं तो कॉमन डिफरेंस d का चलता है, सारवंतर d का चलता है। सम संख्या में अगर हमें पद मानने हैं तो वह 2d का सारवंतर लेकर माने जाते हैं। छठा पॉइंट, किसी भी श्रेणी के लिए, किसी भी श्रेणी के लिए हम लिख सकते हैं Tn =
एस एन माइनस वन, n पदों का योग माइनस n माइनस वन पदों का योग करने पर हमेशा अव्यापक पद Tn मिल जाता है किसी भी श्रेणी के लिए, ऑलवेज है। देखो कैसे, मान लीजिए मैंने लिखा 5 पदों का योग, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसा लिखूंगा एक ही में। 4 पदों का योग में लिखूंगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और घटा दूं तो S5 माइनस S4 कितना आया 5, पांचवा मतलब कौन सा आया T5 आ गया कि नहीं आ गया, पांचवा पद। तो अपन यही कह रहे हैं कि Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस वन, इससे आपको क्या मिल जाता है, nवा पद मिल जाता है, nth टर्म मिल जाता है, ये ध्यान रखिए हमेशा। 7वां पॉइंट, यदि Tn n का रेखिक फलन है तथा Sn n का द्विघात फलन है, जिसमें कांस्टेंट ना हो, अचर ना हो, तो श्रेणी AP होगी, समांतर श्रेणी होगी। यदि किसी श्रेणी का Tn एक रेखिक फलन हो, Tn तो ऐसा दिया हो an प्लस b एक रेखिक रूप में, और Sn दिया हो cn स्क्वायर प्लस d एक द्विघात, लेकिन उसके साथ क्या ना हो, अचर पद ना हो, dn लिखेंगे। ये तो क्या है, Tn तो एक रेखिक पद है n का, और Sn क्या है, द्विघात पद है। तो Tn क्या है, n का रेखिक फलन, और Sn क्या है, n का द्विघात फलन, अचर ना हो, तो जो श्रेणी बनेगी वो कौन सी बनेगी, एक AP ही बनेगी। पॉइंट नंबर 8, if A, B, C आर इन AP, यदि ये AP में है तो B माइनस A बराबर C माइनस B होगा, तो 2B बराबर A प्लस C होगा, और B बराबर होगा A प्लस C अपॉन 2। ये याद रखना है, यदि 3 संख्याएं ABC AP में है तो पहले भी बता चुका हूँ कि B बराबर A प्लस C अपॉन 2 होगा, वो इस तरीके से आता है। ये B माइनस A क्या है, सारवंतर, C माइनस B क्या है, सारवंतर, दोनों बराबर होने चाहिए, उससे अपने को ये मिल रहा है। और ये B क्या कहलाता है, B को कहते हैं A व C का एकल समांतर माध्य। सिंगल AM अरिथमेटिक मीन। एकल क्यों बोला, एक से ज्यादा भी संभव है इसका मतलब, बिल्कुल हाँ संभव है, अभी आएंगे, एक से ज्यादा भी आएंगे। ये क्या है, B A व C का एकल समांतर माध्य, सिंगल अरिथमेटिक मीन। एक से ज्यादा समांतर माध्य भी होंगे, मतलब कि 2 संख्याओं के बीच में कभी कभी हम 4 समांतर माध्य भी रख पाएंगे और 2 समांतर माध्य भी रख पाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और, कि यदि Sn an स्क्वायर प्लस bn है, यदि Sn an स्क्वायर प्लस bn है, तो जो सारवंतर होगा वह सदैव 2a के बराबर होगा। जैसे उदाहरण के लिए Sn दिया हुआ है 5n स्क्वायर प्लस 3n, तो इसका d कितना होगा, 2 इंटू 5 मतलब 10, तो जो AP बन रही होगी उसका सारवंतर कितना हो जाएगा, d हो जाएगा 10। कुछ उदाहरण अपन ले लेते हैं जो अपन ने पढ़ा है उस पर आधारित। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, दी गई एक AP के लिए, फॉर एन AP T6 बराबर 17 और T11 बराबर 32, फाइंड T20। इसका अर्थ क्या हुआ, T6 का मतलब क्या हुआ, छठवां पद है ना, वो एक समांतर श्रेणी के लिए छठा पद दिया जा रहा है 17, 11वां पद दिया जा रहा है 32, आपसे पूछ रहे हैं कि 20वां पद क्या होगा। 20वां पद ज्ञात करने से पहले क्या हमें प्रथम पद व सारवंतर दोनों मालूम होने चाहिए। A और D दोनों मालूम करने के लिए कम से कम 2 समीकरण मिलने चाहिए, वो यहाँ से बनेंगे। Tn का फॉर्मूला क्या था, वो था A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर इससे हम T6 लिखेंगे तो हम लिखेंगे A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, तो T6 बराबर A प्लस 5D लिखा जाएगा बेटा, ठीक है। तो
तो a प्लस 5d किसके बराबर है? 17 के बराबर। तो हम लिखेंगे a प्लस 5d बराबर 17। ये बना अपने पास समीकरण 1। अब t11 का मतलब क्या हुआ? a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, ये हुआ a प्लस 10d, और वह किसके बराबर है? 32 के बराबर। यह बना आपके पास समीकरण नंबर 2। हमें क्या हल करना है? इन दोनों को हल करना है, और इन दोनों को हल करके किसका मान निकालना है अपने को? a और d का। देखो छठवां पद a प्लस 5d और 11वां पद a प्लस 10d। हल कर लेते हैं दोनों को। सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ये है आपके पास a प्लस 5d बराबर 17 और ये a प्लस 10d बराबर 32। घटा दे इसको तो ये a तो कैंसिल, ये कितना हुआ? माइनस 5d, 17 माइनस 32, ये भी कितना आ गया आपके पास? 15, तो माइनस 15। तो d बराबर आया आपके पास 3। अच्छा, d पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या होता है? एक बढ़ती हुई AP है। d नेगेटिव आया मतलब एक घटती हुई AP है। तो d पॉजिटिव इसका मतलब एक बढ़ती हुई AP आपको मिल रही है। d मिल गया। अब a भी तो चाहिए, तो a प्लस 5 इंटू 3 बराबर 17। a बराबर कितना आ गया यहाँ से? 2। ये a मिल गया, d मिल गया। अब क्या ज्ञात करना है आपको? t20। t20 का मतलब क्या है? a प्लस 19 इंटू डी। 19 क्यों आया? एक कम होता है ना, तो कितना हो जाएगा? a 2 प्लस 19 3, कितना हुआ बेटा? ये 19 इंटू 3 हुआ आपके 57, 57 और 2 ये हुआ 59, 59 इसका आंसर बन जाएगा। तो जो सीरीज है, तो सीरीज कैसी बन रही है इसके अंदर? अगर वो बनाए तो 2, फिर 3 जोड़ के 5, फिर 3 जोड़ के 8, फिर 3 जोड़ के 11, और ऐसे कहाँ तक जा रही है? 59 तक जा रही है। तो 20वां पद कौन है? 59 है। पहला पद कौन है? 2 है। सार्वंतर कौन है? 3 है। समीकरण बनाने हैं और उनको हल करना है। दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यदि एक एपी में इन एन एपी pth पद q है और qth पद p है, तो rth पद क्या होगा? ये हमें ज्ञात करना है कि pth पद तो q के बराबर है और qth पद जो है वो p के बराबर है, तो rth पद क्या होगा? ये तो पहले की तरह ही हुआ यार। छठवां पद, 7वां, 11वां पद और 20वां पद कुछ वैसा ही, संख्याओं की जगह p q r में आ गया, लेकिन फिर भी कर तो लेते हैं सॉल्व। देखिए टी पी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, एन की जगह कौन है? p इंटू डी होगा। ये हो गया a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर q। एक समीकरण q के बराबर दिया हुआ है ना pवां पद, फिर ऐसे qवां पद, तो टी क्यू कितना होगा? a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर p। ये समीकरण नंबर 2। अज्ञात कितने? 2। कौन कौन? a और d। अगर a और d मिल जाएंगे तो हम आरवां पद क्या कोई सभी पद ज्ञात कर पाएंगे। तो इन दोनों को हल करते हैं। सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर q, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर p। घटा दें, ये a और a कैंसिल, d के साथ आ रहा है p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 बराबर q माइनस p। ये 1 और 1 तो उड़ गया, d बराबर आ गया आपके पास q माइनस p अपॉन p माइनस q। तो d बराबर कितना आ गया? माइनस 1। माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो उसको। तो d कितना आ गया? माइनस 1। d आ गया सार्वंतर। अब क्या निकाल लें? a पुट d इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 1। पहले समीकरण में रख देते हैं। तो ये होगा a प्लस p माइनस 1 इंटू माइनस 1 बराबर q, a माइनस p प्लस 1 बराबर q। a बराबर आ गया बेटा p प्लस q माइनस 1। ये a मिल गया। क्या चाह रहे थे अपन? कि ये न केन प्रकार समीकरण सॉल्व करके अपने को a और d प्रथम पद और सार्वंतर मिल जाए, फिर जो बोलोगे वो पद हम बता देंगे। तो हमने d भी ज्ञात कर लिया और a भी ज्ञात कर लिया। अब कौन सा पद ज्ञात करना है? आरवां पद। तो टी आरवां पद क्या होगा? a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। तो टी आर ए की जगह क्या लिखेंगे? p प्लस क्यू माइनस 1 आर प्लस आर माइनस 1 इंटू डी की जगह माइनस 1। हल करो बेटा, इसको कितना आ रहा है? हुआ p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस आर प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल। तो आरवां पद कितना आया?
P प्लस Q माइनस R, ये हो जाएगा आपका आरवां पद P प्लस Q माइनस R। ये था सवाल। अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन एन एपी, किसी समांतर श्रेणी में, यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। यदि Tm 1/n, Tn 1/n, तो फाइंड करना है पहला Tmn, दूसरा Tm प्लस n और तीसरा a माइनस d का मान। सवाल एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी में यदि m वा पद 1/n है, n वा पद 1/m है, तो Tmn या Tm प्लस 1, m प्लस n और a माइनस d तीनों क्या क्या होंगे, ये हमें ज्ञात करने हैं। इसका जो ये वाला भाग है, ये जेई मेन में पूछा जा चुका है और ये दोनों भाग हैं जो हैं वो जेई एडवांस में पूछे जा चुके हैं। हल करने के लिए हमारे पास मकसद क्या है, प्रथम पद और सारवंतर दोनों ज्ञात कर। दो ज्ञात करने के लिए समीकरण भी कितने मिलने चाहिए, 2। तसल्ली से, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। लिखिए बिल्कुल, Tm 1/n क्या बन जाएगा, ये a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n। एक समीकरण, m वा पद, n वा पद, Tm कितना है 1/m, ये कितना हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, ये आएगा a और a कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा d के साथ m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 बराबर 1/n माइनस 1/m। ठीक है, पहले में से दूसरे को घटाया, ए तो कट गया, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 1/n माइनस 1/m। ये हुआ d बराबर d इंटू m माइनस n बराबर, इधर से भी आएगा m माइनस n mn, तो d का मान आया 1/mn। देखो सारवंतर प्राप्त हो गया। हम यही तो प्रयास कर रहे हैं कि हमें प्रथम पद और सारवंतर मिल जाए। d मिल गया, पुट d इन इक्वेशन नंबर 1, पहले समीकरण में रख देते हैं, ये बनेगा a प्लस m माइनस 1/mn बराबर 1/n। d का मान मैंने रख दिया है, ये हुआ a प्लस, मल्टीप्लाई होगा तो 1/n, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1/mn बराबर 1/n। ये कैंसिल हुआ, a का मान आया, अरे ये तो a और d दोनों ही बराबर आ गए। इस सवाल में बहुत ही अच्छा सवाल बन गया, a और d दोनों का ही मान एक जैसा आ गया। d की वैल्यू भी 1/mn है और a की वैल्यू भी 1/mn। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं 1/1। सबसे पहले उसने पूछा है Tmn क्या होगा। Tmn फॉर्मूला लगाए, क्या होगा बेटा Tmn, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, रख दो इसके अंदर, कितना हुआ ये, a की जगह रखेंगे 1/mn प्लस mn माइनस 1 1/mn, 1/mn मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा प्लस 1 माइनस 1/mn, तो Tmn वाला जो पद आया वो कितना आया, 1 आ गया। पहले एक भाग का आंसर 1। सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि Tm प्लस n ज्ञात करके बताओ। लो भाई अभी कर देते हैं, हमारे को तो a और d चाहिए था, मिल चुका है, अब तो आंसर आएगा। तो Tm प्लस n को क्या लिखेंगे, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मान रखो 1/mn प्लस m प्लस n माइनस 1 1/mn, करो हल, 1/mn प्लस 1/n, गुणा होगा ना इससे, n कैंसिल होगा तो 1/m माइनस 1/mn, ये कैंसिल, तो Tm प्लस n कितना आ गया 1/m प्लस 1/n। ये दूसरे भाग का आंसर आ गया। और ये तीसरा भाग है वो क्या पूछा हुआ है कि a माइनस डी का मान कितना होगा, तो आपको दिख ही रहा है a और d तो समान आ चुके हैं, तो a माइनस डी कितना हुआ, a माइनस डी इज इक्वल टू 0।
शून्य, क्योंकि ए और डी दोनों ही कैसे हैं, समान है। तो सवाल में बिल्कुल बेसिक छोटे सवाल से अपने शुरुआत करें। सवाल में मूल रूप से आवश्यकता किस बात की है, आवश्यकता है कि जो समीकरण है उनको सही रूप से लगाया जाए और उन समीकरणों को हल करके हम ए और डी का पता कर लें। ठीक है, अगर ए और डी मिल जाएगा तो फिर हल करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। 3, 6, 9, 12 से लेकर के 243 तक, ठीक है, पदों की संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करने को क्या कह रहा है, पदों की संख्या कितनी, केवल इसमें कुल पद कितने हैं। अब पद कैसे गिरे, तो गिनने गए बैठो या फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला किसका लगाओ, nवें पद का। तो पहले ये पहचानो कि ये एपी है कि नहीं है। 6 - 3 3, 9 - 6 3, 12 - 9 3, एपी है। तो इसका प्रथम पद कौन है, 3। डी कौन है इसका, 6। टी एन का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी। टी एन का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी। टी एन को आप एल भी कहते हो, अंतिम पद। तो अंतिम पद दिया है ना भैया, अंतिम पद कितना है, 243। लगाओ फॉर्मूला, 243 बराबर ए कितना है, 3 + n - 1 इंटू डी। डी की जगह कितना आएगा, फिर से 3। सारवंतर ए 3 है, डी 3 है, ठीक है। ए और डी की वैल्यू रख दो, हल कर लो इसको। कितना हुआ, 243 बराबर 3 + 3n - 3, ये कटा। 243 बराबर 3n, n बराबर कितना आ गया ये आपके पास, 81। हल हो गया। कुल पद कितने हैं इसमें, 81 है। इन पदों का योग ज्ञात करना हो तो 3, 6, 9, 12 से लेकर के 243 तक का योग। अब ये ज्ञात करना है तो दो तरीके सवाल को हल करना है। सेम क्वेश्चन को मैंने अब बिना n के दे दिया, योग ज्ञात करना है। पहला मेथड Sn = n/2 a + l, और मेथड 2 Sn = n/2 a + n 2a + n - 1 इंटू डी। क्या दोनों में ही n चाहिए, क्या दोनों में ही n चाहिए, हाँ दोनों में ही n चाहिए। इसमें भी मुझे n पदों की संख्या बतानी जरूरी है, इसमें मुझे n पदों की संख्या बतानी जरूरी है। तो n मिलेगा तो ही तो हल होगा। तो जो अपन ने n ज्ञात करा है यहाँ 81, क्या उसका प्रयोग वहाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या लिखेंगे अपन, 81/2 इंटू प्रथम पद 3 और अंतिम पद 243। कितना आ जाएगा ये, 81/2 इंटू 246। हल कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास, योग आ जाएगा। और इसमें रखोगे तो फिर वही 81/2 2a मतलब प्लस n - 1, n कितना था 81 और d कितना है 3। इसको हल करो, ये आएगा 81/2 6 + 81, ये हुआ 80 इंटू 3। जोड़ो आप इसको, 80 इंटू 3 हुआ 240, 246। फिर से आया 81/2 इंटू 246। आपके पास वो भी वही आ रहा था, ये भी वही आ रहा है। आंसर दोनों से आएगा, लेकिन फिर जरूरत किसकी पड़ेगी, n की। अच्छा, क्या इस सवाल को बिना n ज्ञात करे कर सकते थे, बिना n ज्ञात करे कर सकते थे, n प्राकृतिक संख्याओं का योग वाले मेथड से। कैसे, यहाँ लिखते हैं, इस तरफ लिखते हैं अपन उसको। योग ज्ञात करना था ना, मतलब Sn था 3 + 6 + 9 + 12 कहाँ तक, 243 तक। मैंने क्या करा, इसमें से 3 कॉमन निकाल लिया। अब मैं थोड़ा अलग दिमाग लगाने लग गया। तीसरा मेथड, फॉर्मूले आधारित जा ही नहीं रहा। तो कितना आया, 1 + 2 + 3 + 4 कहाँ तक, 81 तक। ये क्या हुआ, n प्राकृतिक संख्याओं का योग और n की संख्या कितनी है 81। n फटाफट मिल गया, 81 प्राकृतिक संख्याओं का योग 81 इंटू 82/2। आंसर वही है, आंसर में बदलाव नहीं आ रहा, आंसर में बदलाव नहीं आ रहा। ये मत सोचो कि आंसर बदल जाएगा, आंसर वही है। ये एपी का फॉर्मूला लगाया गया, विशुद्ध रूप से प्रथम पद अंतिम पद का ही फॉर्मूला है। ये n पदों के योग का फॉर्मूला है। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग चला लिया, मेरे को दिखा 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन निकाल के n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला n × n + 1/2 वह लगा, फिर आंसर 5वां से।
अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न दिया गया है, एक एपी में समांतर श्रेणी में 3 पदों, 3 संख्याओं, एक एपी में 3 संख्याओं का योग 27 है तथा उनका गुणन 504 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। वो जानना चाहता है कि वो संख्याएं क्या होगी। ऐसा ही एक सवाल और लिख रहे हैं अपन कि यदि एक एपी में T2 प्लस T5 माइनस T3 बराबर 10 तथा T2 प्लस T9 बराबर 17, तो A व D का मान क्या होगा। 2 सवाल है, बिल्कुल अभी अपन बेसिक सवालों पे ही चल रहे हैं, अपन बहुत हाई फाई एडवांस लेवल के सवाल तक अभी नहीं जा रहे, धीरे धीरे अपन सवाल के लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे। 5वां 6ठा सवाल 7वां सवाल अभी बेसिक पे चल रहे हैं। तो एक एपी में 3 संख्याओं का योग 27 है और उनका गुणन 504 है, तो संख्याएं ज्ञात करनी। अब सबसे पहली बात तो 3 संख्याएं कौन सी है वही तो पता करना था। 3 संख्याएं माननी है एपी में, तो क्या मान लेंगे? क्या उसको a प्लस डी a प्लस 2d मानना चाहिए? दिक्कत होगी। अगर a प्लस डी a प्लस 2d मानेंगे तो उनका योग करने पर, गुणन करने पर जो समीकरण बनेंगे थोड़े से टिपिकल बनेंगे। तो 3 संख्याएं एपी में क्या मान लिए जाएंगे, जो मैंने आपको पहले बताया था प्रॉपर्टीज के समय, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाइलाइट्स उन पे ध्यान देना है। 3 नंबर्स इन एपी क्या मानेंगे? a माइनस डी a प्लस डी। एपी में 3 संख्या ये मानी जाएंगी, a माइनस डी a प्लस डी। तो इसकी वजह से a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर 27, 3a बराबर 27, a बराबर 9। कितना जल्दी आंसर आया देखो, अगर प्लस में लेते तो मुश्किल होती। फिर दिया है इनका गुणन, तो a माइनस डी a प्लस डी बराबर 504। ये हुआ a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a बराबर 504। a का मान रखो, कितना हुआ 81 माइनस डी स्क्वायर 9 बराबर 504। 9 से कटता है क्या भाई साहब? देखो तो एक बार, बिल्कुल कटता है। ये हुआ 81 माइनस डी स्क्वायर बराबर, ये हुआ 545, और फिर अपने पास कितना बच रहा है 6, 9 पंजे 45 और 6 54। इसको आगे हल कर लेते हैं, तो ये हुआ 81 माइनस 56 बराबर डी स्क्वायर। 81 माइनस 56, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 25। तो डी स्क्वायर बराबर कितना आया 25, तो डी बराबर आया प्लस माइनस 5। प्लस माइनस 5 बोले सर आज तक तो एक ही डी होता, तब 2 डी आ रहे हैं। बिल्कुल 2 डी आ रहे हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि जब डी बराबर 5 होगा तो जो एपी बनेगी वो क्या बनेगी? रखो आप डी बराबर 5, क्या होगा 9 माइनस 5, 9 प्लस 5, ये बनेगा 4, 9, 14। नंबर्स ये वाले होंगे। और जब d बराबर माइनस 5 होगा तो नंबर्स वही मिलेंगे, लेकिन उनका क्रम बढ़ते हुए की जगह घटते हुए आएगा। अब क्या लिखोगे 9 प्लस 5, 9 माइनस 5 तो 14, 9, 4। तो आंसर तो वही रहा। उसने क्या पूछा था, एपी या संख्याएं? इस पे भी हमेशा ध्यान देना। सवाल क्या कह रहा है, एक एपी में 3 संख्याओं का योग 27, उनका गुणन, तो संख्याएं ज्ञात करो। सवाल सुनना ध्यान से। अगर उसने बोला है संख्याएं ज्ञात करो तो आंसर होगा 4, 9, 14 या 14, 9, 4 या 9, 4, 14, कुछ भी बोल लो, संख्याएं पूछी थी। एपी के रूप में बोलेंगे 4, 9, 14 या 14, 9, 4 बोल देंगे। अगर उसने पूछा कि वो एपी क्या होगी तो आंसर 2 होंगे, एक इंक्रीजिंग वाली बढ़ती हुई एपी, एक डिक्रीजिंग वाली घटती हुई एपी। ये ध्यान देना।
अगर वो सवाल में संख्याएं पूछ रहा है तो आंसर एक ही होगा, एक होगा सिर्फ। अगर वो सवाल में क्या पूछ रहा है, एपी, एपी कितनी मिली, 2 मिली है, एक प्लस डी वाली एक माइनस डी वाली, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगले सवाल पर आते हैं, 7वें सवाल पर। 7वें सवाल में समीकरण दिए हुए हैं, उन समीकरणों को हल करके ए और डी ज्ञात करना है। तो वो कह रहा है T2 प्लस T5 माइनस T3 बराबर 10। T2 का मतलब A प्लस डी प्लस A प्लस 4D माइनस A प्लस 2D बराबर 10। हल करो इसको, A 2D 4D 5D प्लस माइनस 2D प्लस 3D बराबर 10। बेटा एक समीकरण तो ये बन गया। फिर दूसरा वाला भी दिया हुआ है, T2 प्लस T9, तो T2 प्लस T9 मतलब दूसरा पद प्लस नवा पद बराबर 17। दूसरा पद A प्लस B, नवा पद A प्लस 8D बराबर 17। कितना हुआ ये, 2A प्लस 9D बराबर 17। ये दूसरा समीकरण। काम क्या करना है, दोनों को हल करके OD निकालना है यार, कुछ ऐसा मुश्किल काम नहीं है। पहले समीकरण को 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2A प्लस 6D बराबर 20। ये हो गया 2A प्लस 9D बराबर 17। माइनस 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 ये कैंसिल, ये हुआ माइनस 3D बराबर कितना हुआ 3। D बराबर कितना आया -1। B का मान -1 आया, चेक कर लेना। 20 माइनस 17 3, 6 माइनस 9D, D बराबर -1। अब A निकालना, किसी भी में रख दो, पहले में रख दो, A प्लस 3 इंटू -1 बराबर 10। A बराबर कितना आ गया 13। A और D तो पूछा था उसने, आंसर मिल गया। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 21 799 अर्थात 1800 21 21 799। थैंक यू।